नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस बार का हमारा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन में एक विषय है सिविल सेवा। सिविल सेवा नौकरशाही का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुशासन की आवश्यकता प्राचीन काल से ही महसूस की जाती रही है। 300 ईसा पूर्व का कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐसा प्राचीनतम नीति ग्रंथ है जिसके अंतर्गत न केवल राज्य अर्थात शासन तंत्र की विभिन्न भूमिकाओं को वर्गीकृत किया गया है, बल्कि इनमें से प्रत्येक भूमिका से संबंधित प्रबंधन कार्य के उपाय भी सुझाए गए हैं। इसके अलावा मानव संसाधन अर्थात कार्मिक बल की सेवाओं सहित राज्य के विभिन्न संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग की विस्तृत रूपरेखा भी निर्धारित की गई है। इन प्राचीन स्रोतों में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत उच्च स्तरीय नौकरशाही तंत्र में मंत्री और अमात्य शामिल थे। मंत्रीगण राजा के शीर्षस्थ सलाहकार और अमात्य उच्च स्तरीय सिविल सेवक थे। दिल्ली सल्तनत के दौर में प्रशासनिक ढांचे के विकास का नया चरण आया और मुगल काल में यह सिलसिला और आगे बढ़ा। मुगल काल में विकसित व्यवस्था पुरानी सभी व्यवस्थाओं से बेहतर साबित हुई और इसने पुरानी सभी व्यवस्थाओं की जगह ले ली। मुगल दौर के बाद ब्रिटिश द्वारा बनाया गया भारत का प्रशासनिक ढांचा कतिपय सुधारों के साथ मुगल ढांचे पर आधारित था। सिविल सेवा की संरचना में बड़ा बदलाव मैकाले रिपोर्ट 1854 के कार्यान्वयन के बाद आया। मैकाले समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में आधुनिक सिविल सेवा की शुरुआत हुई। इस समिति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण पर आधारित उस व्यवस्था को समाप्त करने की अनुशंसा की जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक सिविल सेवा के पदों पर अपने वफादार लोगों को ही नियुक्त करते थे और इसके स्थान पर मेरिट आधारित अस्थायी सिविल सेवा तंत्र की स्थापना का सुझाव दिया, जिसके तहत मेरिट का निर्धारण प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किया जाए। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली होने के साथ साथ सर्वोत्तम, सर्वाधिक उदार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त किए हुए होने चाहिए। उदाहरण के लिए वे कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कला में प्रथम श्रेणी के स्नातक होने चाहिए। इसके बाद 1855 के बाद से ही भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत भर्तियां पूर्णतया मेरिट आधारित परीक्षा पर बन गई। आरंभ में इसके अंतर्गत ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उम्मीदवारों की भर्ती की जाती थी और ये सेवा अभिजात्य वर्ग की सेवा थी। तत्पश्चात ये सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई और 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाने लगा। सिविल सेवा के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने और इसके अंतर्गत सर्वदा उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के उत्तरदायित्व के लिए 1 अक्टूबर 1926 को नियमित पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और सर रॉस बॉर्कर को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। बाद में लोक सेवा आयोगों के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ नई धाराएं जोड़ी गईं। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ और बाद में केंद्र में तत्कालीन लोक सेवा आयोग को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया। संविधान सभा ने सिविल सेवा के अंतर्गत निष्पक्ष भर्ती के साथ साथ इस सेवा के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए यह जरूरी समझा गया कि लोक सेवा आयोगों को संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तर पर और अधिक सुरक्षित बनाया जाए और स्वायत्तता प्रदान की जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही संघ लोक सेवा आयोग बन गया और इसी के समान इसकी प्रांतीय यूनिटों के रूप में राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय है।
लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, उनके अधिकार और सुविधाएं और अन्य संबंधित मामले भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक उपबंध हैं। आयोग के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए होता है। हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 310, 311 और 312 के माध्यम से सिविल सेवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप और अनुचित उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। आइए अब एक विशेष संदर्भ में देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सिविल सेवाओं की ताकत और चुनौतियां क्या रही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद आईसीएस की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा ने ले ली। हालांकि ये बदलाव बिना चर्चा के अमल में नहीं आया, लेकिन सरदार पटेल ने इसे जारी रखने के लिए कई जोरदार तर्क दिए। उन्होंने सिविल सेवाओं पर अपनी राय व्यक्त की कि देशभक्ति के आधार पर, वफादारी के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर और क्षमता के आधार पर भारत में इनका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा, सिविल सेवाओं के बिना देश में अराजकता होगी। उन्होंने कहा था कि एक कुशल अखिल भारतीय सेवा को राजनीतिक वर्ग के बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी राय व्यक्त करनी होगी। साल 1947 में 2 शताब्दियों के साम्राज्यवादी शासन ने भारतीयों को घोर गरीबी में ला खड़ा किया और भारत में सामाजिक और आर्थिक संकेतक बेहद खराब हो गए। तब औसत जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से कम थी। औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 265 रुपये थी। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी और तब लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। यहाँ तक कि साक्षरता दर भी 18.3% थी। रेल नेटवर्क प्रतिदिन केवल 4 मिलियन यात्रियों को अपने साथ ले जाया करते थे। देश में तब 20,000 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग ही थी और पंजीकृत वाहनों की संख्या 30 लाख थी। आज भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है। औसत प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रुपये है और अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं स्थानीय रूप से बनाई जाती हैं। यहाँ के नागरिक अब बेहतर खाना खाते हैं। भारत लोकतंत्र को संरक्षित और मजबूत करने में सिविल सेवा की भूमिका कम नहीं है। ये इसके अहम सूत्रधार हैं। इसका उदाहरण साल 2017 के एक अध्ययन से मिलता है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक शासन को बनाए रखने में सिविल सेवा बेहतर तरीके से प्रभावी रही है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसे और स्पष्ट करता है। समय के साथ देश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संचालन के लिए सिविल सेवा की ओर रुख किया गया है। यहाँ तक कि नीति निर्माण को लेकर भी सिविल सेवा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। विश्व बैंक यहाँ तक कि नीति निर्माण को लेकर भी सिविल सेवा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। विश्व बैंक ने अपने अध्ययन में पाया कि जहाँ कहीं भी सिविल सेवा को राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सशक्त किया गया था, वहाँ बदलाव के लगभग हर मामले का नेतृत्व एक सिविल सेवक ने किया था। खास बात यह थी कि यह कुल मिलाकर तटस्थता की सर्वोत्तम परंपराओं और बिना किसी भय या पक्षपात के किया गया काम है। इसके अलावा जिला कलेक्टर की संस्था भी इस देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक साबित हुई है। हालांकि ऐसे योगदान इस तथ्य को नहीं छिपाते हैं कि सिविल सेवा एक उभरते भारत की आकांक्षाओं के भार को वहन करने में फिलहाल कमजोर नजर आती है। व्यापक रूप से इस बात की आलोचना की जाती है कि सिविल सेवा अभिजात, स्वार्थी, धीमी और पीड़ादायक है। ये प्रोत्साहन और दंड की एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के तहत काम करता है और अधिकारी बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव के बिना अपने काम को अंजाम देते हैं। हालांकि निजी क्षेत्र सामान्य तौर पर सिविल सेवा को अपनी खास विशिष्टता के बीच अनुपयुक्त पाता है, जिसे नई भारतीय प्रबंधन सेवा द्वारा बदला जा सकता है। हालांकि इसे लेकर इसकी नैतिकता के मानकों
और पेशेवर एकता को लेकर कई संदेह पैदा होते हैं। इनमें से कई आलोचनाएं सही भी लगती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में सिविल सेवा आमूल-चूल बदलाव के लिए तैयार है। सिविल सर्विस की छवि 1970 के दशक में धूमिल हो गई। आपातकाल के दौरान अन्यायपूर्ण सरकारी नीतियों को बिना किसी विरोध के अमली जामा पहनाने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। सत्यनिष्ठा पर लगातार उठते सवालों ने भी इसकी छवि पर असर डाला। 1980 के दशक में लोक सेवा का सामाजिक दायरा विस्तृत हुआ, लेकिन इसके साथ साथ सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में लगातार बढ़ती और कई बार खुली भागीदारी के अलावा इसकी ईमानदारी का स्तर और ज़्यादा गिर गया। 1990 के दशक से उम्मीद की जा रही थी कि उद्योग और व्यापार पर नौकरशाही का नियंत्रण कम होने से भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले ग्लोबल प्राइवेट मार्केट के प्रति नई प्रतिबद्धता ने अनियंत्रित पूंजीवाद के एक नए युग की शुरुआत कर दी और जन कल्याण की अवधारणा को बेमेल और पुरातन घोषित कर उसे पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया। नेशनल सोशल वॉच के लिए एक महत्वपूर्ण निबंध में प्रशासक और विद्वान NC सक्सेना ने भारत में उच्चतर सिविल सर्विस की कमियों की पड़ताल की। उनके समाधान के लिए कई कल्पनाशील उपाय सुझाए। उन्होंने भारतीय नौकरशाही को पुरजोर तरीके से कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि यह समस्याओं से घिरी ऐसी संस्था है जिसमें पेशेवर नजरिए का अभाव है, अनावश्यक पदों की भरमार है, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था असंतोषजनक है, वो सही तरीके से काम करने में अक्षम है। अधिकारियों की पदस्थापना अक्सर माफिया समूहों, संगठित अपराधियों, बिल्डर लॉबी और ठेकेदारों के निहित स्वार्थों को ध्यान में रखकर की जाती है। वे बताते हैं कि सिविल सेवा में मौजूद ईमानदारी, राजनीतिक निष्पक्षता, साहस और नैतिकता के उच्च स्तर जैसे गुण धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसके नए आदर्श राजनीतिक प्रतिबद्धता और लचीली रवैये पर जोर देते हैं और कई वरिष्ठ अफसर राजनीतिज्ञ और व्यवसायियों के बीच की कड़ी बनकर रह गए हैं। मौजूदा दौर में कई सिविल सेवक अपने कैरियर के दौरान गतिशीलता और नवीनता खो देते हैं। उनकी बौद्धिकता कुंद होकर रह जाती है। वे निराशा के शिकार हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं और महज कलम चलाने वाले बनकर रह जाते हैं। वे तानाशाही, क्रूर, दिशाहीन हो चुकी राज्य व्यवस्था में गरीबों की जरूरत के प्रति संवेदनहीन और उनके शोषण के एजेंट बनकर रह गए हैं। शीर्ष पदों पर आसीन लोग भारतीय राजतंत्र को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं और व्यक्तिगत फायदों के लिए कार्यपालिका के अधिकारों का इस्तेमाल करना परंपरा सी बन गई है। इसलिए आवास मंत्री को मंत्री जैसा लगता है। सभी सरकारी आवास और दुकानें उनकी निजी संपत्ति हैं और वे जिसे चाहे उनके नाम आवंटित करने की योग्यता रखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सक्सेना ने सिविल सर्विस के अपने मूल्यांकन में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं हैं। वर्ष 2008 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का रुख भी इससे अलग नहीं था। आयोग ने कहा था कि राज्य का तंत्र लेट लतीफ, अक्षम और उदासीन है। अधिकांश अधिकारी कोई काम नहीं करते। भ्रष्टाचार हर जगह मौजूद है। ये पूरे तंत्र को अंदर से खोखला कर रहा है। प्रतियोगिता का स्वरूप विकृत होता जा रहा है। आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाज के कमजोर तबकों को उठाना पड़ रहा है। राजनीति के अपराधीकरण निर्बाध रूप से बढ़ रहा है। चुनावों में धन और बाहुबल की भूमिका अहम होती जा रही है। सरकारी तंत्र के हर स्तर पर अधिकारों का दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन चुका है। हाल में सुधारों को लेकर दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहला, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी चलाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सिविल सर्विस क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। दूसरा, लैटरल एंट्री से इसमें एंट्री की जा रही है। यह विशेषज्ञों को इसमें जगह देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। वस्तुतः अगर देखें हम लोग तो सिविल सेवकों को सिर्फ उसकी कमियों से नहीं जाना जा सकता है, बल्कि भारत के विकास में उनके अहम योगदान को भी नकारना मुश्किल है। धन्यवाद।